स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल वह आदर्श से हार गया। क्या तुम मुझे माना नहीं चाहते थे? बाहर आओ, मैं तुम्हें बाहर आने की चुनौती देता हूं। किशन डेमन टिड्डो के बाहर खड़ा था और एक क्रोधित जानवर की तरह दहाड़ रहा था। आदर्श लापरवाही से बाहर नहीं गया। क्या तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मैंने तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमने आज मुझे नहीं मारा तो मैं एक कस्बे, एक शहर के लोगों को अर्थ पिस्टल के लिए बलिदान में बदल दूंगा। महान नायक, बाहर आओ और मुझे मार डालो। क्या तुम एक संत नहीं हो? क्या दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें करना चाहिए? किशन बेतहाशा हंसते हुए आदर्श पर चिल्लाना जारी रखता है। तुमने मुझे गलत समझा। मैंने कभी खुद को हीरो या संत नहीं माना। बात बस इतनी है कि मैं तुम जैसे बेशरम की हरकतों से नफरत करता हूँ। आदर्श शोर के कवरेज के किनारे पर खड़ा था। वह बाहर नहीं जाता था। बाहर जाना आत्मघाती था। भले ही किशन उसे दूसरों की जान से मारने की धमकी दे रहा था, आदर्श का मानना था कि बिना सोचे समझे बाहर जाना समझदारी नहीं थी। वहां 1 मिनट के भीतर मर जाएगा। किशन का अर्थ पिस्टल स्पष्ट रूप से सुपर लेवल पर था। सिर्फ 1 मिनट के लिए किसी नेक काम करने के लिए जीने के बजाय उसने जिंदा रहना पसंद किया और भैरव जी या राकेश जी को बुलाकर किशन को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। अगर हालात और भी खराब हो गए तो उसे यहाँ मिस्टर संदीप को भी बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह आदमी 1 मिनट से भी कम समय में किशन को नष्ट कर सकते थे। किशन को खून की उल्टी आने लगी जब उसने देखा कि आदर्श किनारे पर खड़ा है और बाहर आकर उससे लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। यदि आदर्श ने डीमन टिड्डो के साथ अंदर रहने पर जोर दिया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे बिना किसी कारण के अंदर पीटा गया था? उसने अपने सभी जहरीले कीड़ों को भी मार डाला था। उसका पॉइजन एलिमेंट मूलतः अस्तित्वहीन था। तुम और मैं एक ही तरह के हैं। हम दोनों स्वार्थी हैं। किशन ने आदर्श की ओर इशारा करते हुए गुस्से से दावा किया। हमारे बीच अभी भी कुछ अंतर है। मैं स्वार्थी हो सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं कभी कभी लोगों की जान बचाता हूँ और कुछ शोर मचाने वाले आत्मधर्मी नैतिकवादियों को रौंदता हूँ। चिंता मत करो। भले ही तुम तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारा गला न फट जाए। मैं फिर भी बाहर नहीं आऊंगा। मैं डीमन टिड्डो के अंदर एक देवता हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम यहां आ सकते हो। मैं अपने 5 एलिमेंटों का उपयोग ना करके तुम पर आसानी से वार करूंगा। आदर्श ने जवाब दिया। किशन ने अपने दांत भींच लिए। उसे अंदर जाकर आदर्श को मार डालने की इच्छा हो रही थी। इतना बेशर्म युवक कैसे हो सकता है? क्या उसकी धार्मिकता और न्याय को बढ़ावा देने की उसकी भक्ति को कोई कुत्ता खा गया? थोड़ी सी भी अंतरात्मा वाला कोई भी मैजिशियन बाहर आकर उससे लड़ेगा। किशन को दृढ़ विश्वास था कि अगर आदर्श की जगह समीर होता तो वह निश्चित रूप से डीमन टिड्डो से बाहर निकल आता। किशन ने आदर्श को घूर कर देखा। अचानक उसे कुछ याद आया और वह जोर से हंस पड़ा। तुम मुझे जाने देने की हिम्मत नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो बंकर में फंसे लोग भी मर जाएंगे। बैरियर कोर, लोगों को बचाने के लिए तुम्हें बैरियर कोर की जरूरत है। मैंने अपना मन बदल लिया है। अगर तुम यहाँ आने की हिम्मत करोगे तो बैरियर कोर की ऊर्जा वापस दे दूंगा। मैं आज तुम्हें किसी भी कीमत पर मार डालूंगा। किशन हंसा। उसे लगा कि आखिरकार उसके पास कुछ जानकारी है जिसका इस्तेमाल करके वह आदर्श के खिलाफ यूज कर सकता है। आदर्श ने बस किशन को देखा। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम सुअर के साल में पैदा हुए थे? तुमने क्या कहा? किशन की मुस्कान जम गई। सलाहकार शाओ, मैं बाकी सब आपस छोड़ता हूं। मुझे इस खाद के ढेर पर एक अतिरिक्त वाक्य भी कहने से बेहद घृणा महसूस होती है। आदर्श ने जोर से पुकारा। किशन एक पल के लिए शॉक रह गया। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। स्काई लाइटनिंग क्लॉ, आसमान से बिजली के सलाहकार शाओ ने एक सैन्य जैकेट पहन रखी थी। वह लाइटनिंग के साथ किशन के ठीक बगल में उतरे। 12 लाइटनिंग के हलबर्ड्स ने तुरंत एक शक्तिशाली सीलिंग बल का उत्पादन किया जिसने क्षेत्र को काट दिया।
किशन की जंगली अभिव्यक्ति गायब होगी जब उसने विशाल लाइटनिंग के हालबार्ड देखे। एक सुपर लाइटनिंग स्पिल, इसके अलावा यह सेकेंड लेवल का 12 लाइटनिंग कंडेमिनेशन था। शक्तिशाली भयानक लाइटनिंग किशन की चारों ओर बेतहाशा नाच रही थी। वह खुद को कांपता हुआ महसूस कर सकता था। किशन ने पलटकर देखा तो एक महिला अपने हाथों को पीछे करके खड़ी थी। यह कोई और नहीं बल्कि सलाहकार शाओ थी, जो लाइटनिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन को नियंत्रित कर रही थी। किशन के चेहरे पर बचा हुआ गर्व तुरंत गायब हो गया, क्योंकि उसने अभी अभी अपने से भी ज्यादा डरावने व्यक्ति को देखा था। कैप्टन! कैप्टन! किशन के पैर कांपने लगे। उसने अपनी नजर उठाकर सलाहकार शाओ के चेहरे को देखने की भी हिम्मत नहीं की। मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैंने आप जैसे व्यक्ति के साथ नरमी बरती। सलाहकार शाओ ने पलटकर किशन को ठंडे भाव से देखा। मैंने जो कुछ भी किया वह किले की खातिर किया। वे पार्षद केवल हम पर अत्याचार करना जानते हैं। उन्हें कभी नहीं पता था कि हम कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और यह जगह कितनी खतरनाक है। हम वफादारी के लिए उनके क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। डीमन प्राणियों से अपना गौरव और अपनी जमीन वापस पा रहे हैं, और फिर भी उन्होंने हमें और दूर भेज दिया। हमें उनके लिए फिर से मरने के लिए कहा। मेरे आदमी और मैं मरना नहीं चाहते थे, किशन ने डरते हुए कहा। जब आदर्श डीमन टिड्डो से बाहर निकला तो वह किशन को लाइटनिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन के अंदर सलाहकार शाओ के सामने घुटने टेकते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह सोचना कि किशन जैसा क्रूर व्यक्ति भी किसी से इतना डर सकता है कि वह ठीक से बोल भी नहीं सकता। यह सलाहकार शाओ निश्चित रूप से बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे। अगर तुम अब भी सोचते हो कि तुम एक सैनिक हो तो इसे सौंप दो, सलाहकार शाओ ने ठंडे स्वर में कहा। कैप्टन, मेरी बात सुनो। यह केवल समय की बात है, जब तक कि वे पार्षद हमारे साथ तोप की चारे की तरह व्यवहार नहीं करते और हम एक भीड़ या डीमन प्राणी के साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में मर नहीं जाते। हमने यहाँ सब कुछ बनाया और प्रबंधित किया है। हम इस जगह पर अपना दावा क्यों नहीं कर सकते? किशन ने कहा। क्यों? सलाहकार शाओ ने खोखली हंसी निकाली। हम इंसान हैं, खून की प्यासी निर्दयी राक्षसी प्राणी नहीं। डीमन प्राणियों की संख्या हमसे 100 या 1000 गुना ज्यादा है। हमारे देश में दुनिया के सबसे क्रूर और सबसे महत्वाकांक्षी डीमन प्राणी है, लेकिन हम आज भी उनके मवेशी बनने के बजाय खड़े हैं। जानते हो क्यों? डीमन प्राणियों के खिलाफ लड़ते हुए मरना हमारी नीति है। अगर आपको यह नहीं पता था कि जिस क्षण आपने अपनी वर्दी पहनी थी, आपको शहरों में ही रहना चाहिए था। कोई भी आपको यहाँ आकर मरने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। कोई भी आपको कायर होने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। आप बस शांति से रह सकते हैं, और अगर डीमन प्राणी आए तो उन्हें हमारे जैसे सैनिकों की लाशों पर कदम रखना होगा, जो हमारे दायित्व को स्पष्ट रूप से समझते थे। हालांकि यदि आपने एक सैनिक बनना चुना है, लेकिन आप जो करते हैं वह एक राक्षस प्राणी से भी बदतर है, तो मैं शपथ लेती हूं कि मैं आपके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर दूंगी, और आप सबसे भयानक तरीके से मरेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सलाहकार शाओ की गरजती आवाज किशन के मन में चढ़ रहे स्वार्थी विचारों पर अटैक करती रही, और आवाज आसपास खड़े दूसरे सैनिकों के कानों में भी गूंज रही थी। किशन चाहता था कि हर सैनिक डीमन प्राणियों की तरह व्यवहार करे। वह दुनिया को यह भी बताना चाहता था कि उसका रास्ता ही एकमात्र रास्ता है जिससे पश्चिम के लोग बच सकते हैं। लेकिन क्या मौत और नफरत पर बना एक शहर वास्तव में डीमन प्राणियों के आक्रमण को रोक सकता है? आदर्श ने देखा था कि कैसे डीमन टिड्डे जलते पहाड़ों पर आग में गोता लगाते हैं। वे खुद को मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी जाति के लिए बचने का रास्ता तलाश रहे थे। वे खुद को बलिदान कर रहे थे ताकि आग के प्रति मजबूत प्रतिरोध करने वाले लोगों को फिर से प्रजनन करने के लिए चुना जा सके, ताकि उनकी जाति को आग से नष्ट होने से बचाया जा सके। यहाँ तक कि डीमन टिड्डे जैसे राक्षस प्राणी भी अपनी जाति की खातिर खुद को बलिदान करना जानते थे, लेकिन फिर भी कोई अपनी ही प्रजाति को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा था, ताकि वे अपने शहरों की दीवारों के नीचे सैकड़ों या हजारों लोगों की हड्डियों का ढेर लगाने के बाद आराम से रह सके, जबकि मनुष्य लगातार डीमन प्राणियों के खतरे में थे। सौभाग्य से उनके जैसे लोग केवल अल्पसंख्यक थे। आदर्श का मानना था कि सलाहकार शाओ जैसे और भी लोग हैं जो एक भी व्यक्ति के जीवन को त्यागने को तैयार नहीं थे। वे डीमन प्राणियों का सामना करने से डरते नहीं थे, और वे अपने स्वयं के लालच से प्रेरित नहीं थे।
वे मानव जाति के अस्तित्व में योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, शहरों, भूमि और उनके लोगों की रक्षा करने के लिए। यह सच था कि सैनिकों के रूप में एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब उन्हें आग की लपटों में गोता लगाना पड़े, लेकिन वे ऐसा नए जीवन के बदले में कर रहे थे जो अब आग और उनके शत्रुओं से नहीं डरते थे। यह सुनिश्चित करना था कि मनुष्य अधिक मजबूत हो सके और अब तब तक उनके दुश्मन आतंक से त्रस्त हो चुके होंगे। आदर्श, बाकी मैं सब तुम पर छोड़ती हूँ। सलाहकार शाओ ने आदर्श को अर्थ पिस्टल दे दिया। अर्थ पिस्टल में बेहद अधिक ऊर्जा थी। यह न केवल अंजियाओ टाउन की अग्नि बाधा का समर्थन करने में सक्षम था, बल्कि यह पूरे तारिम बेसन किले की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि सलाहकार शाओ के चेहरे पर खुशी का जरा भी आभास नहीं था। उन्हें 10 साल से ज्यादा समय से यहाँ जो कुछ भी बनाया था उसे छोड़ना होगा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा। घने डीमन टिड्डो को देखते हुए वह यह मानने से खुद को नहीं रोक पाई कि डीमन टिड्डो ने वास्तव में लड़ाई जीत ली है। उन्होंने जमीन पर स्वामित्व का दावा किया था और इंसानों को बाहर निकाल दिया था। दीदी, मेघना सलाहकार शाओ के पास गई और उसे सांत्वना दी। मेघना अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बहन ने कितने प्रयास किए थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों के उसके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो गए थे। मैं ठीक हूं। जब तक कि अंजियाओ टाउन के लोग सुरक्षित हैं, यह सब आपके 2 दोस्तों की बदौलत है। सलाहकार शाओ ने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसने अपनी आंखें अंजियाओ टाउन पर टिका दी। आदर्श कुछ समय पहले अर्थ पिस्टल के साथ अंजियाओ टाउन के लिए निकला था। अचानक अंजियाओ टाउन के केंद्र में एक ज्वलंत लहर उठी और शहर की सीमाओं पर आधे गोले की तरह छा गई। उत्साही सूर्यास्त की शानदार लपटों ने बादल को इस तरह रंग दिया जैसे सूरज डूब रहा हो। रेत के तूफान, डीमन टिड्डो की बादल जैसी धूल और अंधेरा दूर भगा दिया। आग की लपटों की रोशनी अग्रिम पंक्ति में मौजूद सैनिकों के चेहरों पर चमक रही थी, जिसमें सलाहकार शाओ का पीला चेहरा भी शामिल था। यह गर्माहट उनके बेचैन दिलों को अजीब तरह से सुकून दे रही थी। जब तक लोग सुरक्षित थे, पिछले 10 सालों के प्रयास व्यर्थ हो सकते थे, लेकिन उनके पास अगले 10 साल हमेशा बचे रहते थे। मैं लगभग भूल ही गई थी, आप सभी ने किशन को डीमन टिड्डो से बाहर निकालने के लिए क्या योजना बनाई थी? सलाहकार शाओ ने इवान से पूछा जब उसके दिमाग में एक विचार आया। योजना? मेरा मानना है कि उस युवक ने बल प्रयोग करके उसे बाहर निकाल दिया, इवान ने जवाब दिया। क्रूर बल? आदर्श ने अकेले? क्या किशन एक सुपर पॉइजन मैजिशियन नहीं है? मेघना ने अविश्वास में पूछा। सलाहकार शाओ भी आश्चर्यचकित थी। उन्होंने किशन को किसी योजना के तहत नहीं फुसलाया। क्या इसका मतलब यह है कि किशन को आदर्श ने हरा दिया? सलाहकार शाओ ने मुड़कर किशन को देखा, जो उदास होकर घुटनों के बल बैठा था। किशन ने सलाहकार शाओ से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कि शायद वह आदमी सलाहकार शाओ के भाषण की वजह से नहीं टूट रहा था, बल्कि इसलिए टूट रहा था क्योंकि वह एक जनरल था और एक एडवांस मैजिशियन से हार गया था। यहां तक कि सलाहकार शाओ भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे जब वह डीमन टिड्डो में छिपा हुआ था। तो वह आदर्श है जो वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट का सबसे मजबूत प्रतिभागी है। कोई आश्चर्य नहीं कि चीफ को उससे इतनी उम्मीदें हैं। सलाहकार शाओ को जल्द ही पता चल गया कि आदर्श कौन है। उसे एहसास नहीं हुआ कि वे एक ही व्यक्ति थे, क्योंकि आदर्श नाम बेहद आम था। चीफ? कौन सा चीफ? मेघना चौंकी। और कौन होगा? सलाहकार शाओ ने उत्तर दिया। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, वह आदमी जिसे षड्यंत्र नहीं किया जा सका। अंजियाओ कस्बे के लोग सुरक्षित और स्वस्थ थे। तमाम दुर्भाग्यों के बीच यह एक बड़ी राहत थी। दुर्भाग्यों से परिषद ने फिर भी रेगिस्तान में शहर बनाने की योजना को छोड़ने का फैसला किया। पश्चिम में सेना को किले में वापस बुलाया जा रहा था। उन्हें किले से लोगों को निकालने में सरकार की मदद करने के लिए कहा गया। आदर्श द्वारा किए गए प्रयासों से अच्छी तरह सेना वाकिफ थी, लेकिन परिषद का निर्णय भी उचित था। डीमन टिड्डे उनकी उम्मीदों से परे थे। वे परंपरा से बंधे हुए डीमन प्राणियों से अलग थे। डीमन टिड्डे इंसानों की तरह ही विकसित हो रहे थे। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि क्या डीमन टिड्डे के पास कोई बुद्धिमान नेता है जो विनाश के बीच नई उम्मीद की तलाश करने के लिए पर्याप्त साहसी है। अगर हर डीमन प्राणी एक जैसा होता तो कई मानव शहर खत्म हो जाते। किले
को खाली किया जा रहा था। लोग संभवतः उन शहरों में जाने वाले थे जहां उन्हें नियुक्त किया गया था। आगे क्या हुआ यह अब आदर्श की चिंता का विषय नहीं था। उनका मानना था कि सलाहकार शाओ जैसे किसी व्यक्ति के नेतृत्व में अंजियाओ टाउन और बाकी शहरों के लोग सुरक्षित रहेंगे। आदर्श ने अर्थ पिस्टल को अपने पास नहीं रखा बल्कि उसे सलाहकार शाओ को लौटा दिया। आदर्श इतना बेशर्म नहीं था कि लालच के कारण उसे अपने पास रख ले, यह देखने के बाद कि सलाहकार शाओ कितने निस्वार्थी थे। हालांकि आदर्श के नियंत्रण से परे कुछ हुआ। अर्थ पिस्टल में मौजूद ऊर्जा जिसे किशन ने अपने आदियों के जीवन से भर दिया था, गलती से असैनसोर्ब द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। असैनसोर्ब को छायादार तरीकों से प्राप्त ऊर्जा में बेहद रुचि थी। आदर्श असैनसोर्ब को अपनी मर्जी से काम करने से नहीं रोक सकता था। सौभाग्य से सलाहकार शाओ को नहीं लगा कि ऊर्जा उचित तरीके से प्राप्त की गई थी। उसमें मौजूद नफरत बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह अर्थ पिस्टल की ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कुछ और तरीके खोजेगी। असैनसोर्ब का 1/3 हिस्सा फिर से भर दिया गया और निश्चित रूप से आदर्श के लिए एक अच्छी खबर थी। आदर्श को लगा कि डीमन एलिमेंट का इस्तेमाल करने के बाद उसका शरीर खोखला हो गया है। आदर्श को इस बात की चिंता नहीं थी कि इजिशा राधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उसने पहले ही अपनी आत्मा पर एक कर्ज की कसम खा ली थी ताकि वह सीधे या परोक्ष रूप से राधा को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा आधा हिस्सा दादू के कब्जे में था। जब तक इजिशा का 1000 साल तक कैद में रहने का कोई इरादा नहीं था, तब तक उसे राधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने से रोका गया था। लेकिन क्या इजिशा वाकई इस नतीजे से संतुष्ट थी? आदर्श का मानना कुछ और ही था। महिला को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन एक बार जब वह अपना प्रभाव पुनः प्राप्त कर लेगी तो वह स्पष्ट रूप से सबसे पहले उस पर अटैक करेगी। इसलिए आदर्श को असैनसोर्ब को भरकर रखना जरूरी था, और वह सालान भी तो थी। इजिशा पूरी तरह से सुरक्षित थी। लोग उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, इसलिए उसके लिए कुछ भी करना काफी मुश्किल था। मुझे असैनसोर्ब भरते समय देश में ही रहना चाहिए। आदर्श को राहत मिली जब उसने देखा कि असैनसोर्ब का 1/3 हिस्सा फिर से भर दिया गया था। उसने आह भरी, मैं सिर्फ डीमन एलिमेंट पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर मैं और मजबूत बन जाऊं तो बेहतर होगा। मैं सिर्फ भाग्यशाली हूं कि मैं किशन को हरा पाया। एक सुपर मैजिशियन अभी मेरे लिए बेहद शक्तिशाली है, लेकिन एक बार जब मैं सुपर मैजिशियन बन जाऊंगा तो मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकूंगा। अब मुझे 2 काली और सफेद अस्तित्व वाली महिलाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ब्लैक एंड व्हाइट इम्पेरेनिमेंट्स की महिलाएं, वे उपनाम थे जो आदर्श ने सलान और इजिशा के लिए गढ़े थे। ब्लैक इम्पेरेनिमेंट्स की महिला का मतलब स्पष्ट रूप से सलान थी, जबकि व्हाइट खौफनाक महिला थी, वह थी इजिशा। उन दोनों ने अपने डेथ नोट्स में पहले पेज की पहली पंक्ति में उसका कुल नाम आदर्श लिखा था। बर्फीली झील के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी पर बर्फ की बहुत बड़ी मात्रा जमी हुई थी, मानो हंस के पंखों में बना एक विशाल मिंग कोट हो। हवा खिड़कियों और दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। बर्फ से ढके जंगल चटकते रहे, मानो वे किसी भी क्षण ढहने वाले हो। हवा और बर्फ ठंडे चेहरों पर पड़ रही थी। महिला ने अपना हाथ उठाया और छत से एक बर्फ का टुकड़ा उठाया और फिर जमीन पर पड़े एक आदमी के घुटने पर वार किया। बर्फ से घुटने में छेद हो गया। वो आदमी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज झील के उस पार तक गूंज उठी। आप कोल्ड प्रिंस के प्रति काफी समर्पित है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप वास्तव में यह नहीं समझते कि मैं कौन हूं। अन्यथा आप मुझे अपने स्वामी के साथ स्थापित करने की हिम्मत नहीं करती। महिला ने एक कुर्सी को पास लाकर उस आदमी के सामने बैठ गई। उसके घुटने से खून बह रहा था, लेकिन जैसे ही वह वहां अपनी टांगे क्रॉस करके बैठी, वह जल्द ही ठंड में जम गई। मास्टर सलान, यह सब गलतफहमी है। हमें नहीं पता था कि वह आपसे संबंधित है। मैं कसम खाता हूं, आदमी ने कहा। उसके आंसू और नाक का बलगम आपस में मिल गए थे, लेकिन जल्द ही वे भी जम गए। आदमी को अच्छी तरह से पता था कि जो दर्द वह महसूस कर रहा था वह तो बस शुरुआत थी। अगर उसने अपने जवाबों से महिला को संतुष्ट नहीं किया तो उसे इस समय जो दर्द और यातनाएं झेलनी पड़ रही थी उनसे 100 गुना ज्यादा दर्द और यातनाएं झेलनी पड़ेगी। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि आप उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वह कभी मेरी चिंता का विषय नहीं रही, लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती कि आप मेरे नाम का उपयोग सिर्फ इतना छोटा सा काम करने के लिए कर रहे हैं।
दुनिया में बहुत से लोग मेरी अगली कृति का इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों ने चीन में मेरी मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा को लगभग नष्ट कर दिया है। अब मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो और शायद मैं गोल्ड प्रिंस को तुम्हारी लाश को एक टुकड़े में वापस ले जाने की अनुमति दूं। महिला ने नक्काशी करने वाला चाकू निकाला और उदासीनता से अपने नाखून काटने लगी। मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। गोल्ड प्रिंस ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया मास्टर सलान। हमारा कभी भी आपको अपमानित करने का इरादा नहीं था। हम बस इजिशा और पाथिन मंदिर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। डर से रोते हुए आदमी ने कहा, बेवकूफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जैसे लोग इजिशा को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर वह तुम्हें मरवाना चाहती हो तो तुम आज भी जिंदा होते? सलान ने उस आदमी के घुटने में फंसे हुए हिमखंड के ऊपरी हिस्से पर लात मारी। मास्टर सलान, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूँ। गोल्ड प्रिंस के साथ मेरी जो योजना थी उसका उद्देश्य आपको फंसाना नहीं था। बोलते समय वो आदमी दर्द से कांप रहा था। चलो जाओ, गोल्ड प्रिंस से कहो कि वह मुझे वह चीज दे दे जो उसने स्वतंत्रता से पवित्र हॉल से ली है, और मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूंगी। सलान ने उस आदमी के घुटने पर जोरदार लात मारी। आदमी का घुटना तुरंत टूट गया। वह अविश्वसनीय दर्द के बावजूद झोपड़ी में एक सेकंड भी और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। वह झोपड़ी से रेंग कर बाहर निकल गया। उसे डर था कि महिला अचानक अपना मन बदल लेगी। वह व्यक्ति धीरे धीरे रेंगते हुए दूर चला गया और जमी हुई झील पर खून का एक लंबा निशान छोड़ गया। सलान झोपड़ी के अंदर बैठी उसे जाते हुए देख रही थी। हालांकि झोपड़ी खाली लग रही थी, फिर भी वह बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा लगता है कि गोल्ड प्रिंस पार्थिन मंदिर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। एक कोने में छिपी छाया से अचानक एक आवाज आई। वह व्यक्ति उस व्यक्ति के अस्तित्व से पूरी तरह अनजान था। अगर वह ध्यान से देखता भी तो उसे केवल एक धुंधली सी आकृति ही दिखाई देती। आप इसे बहुत सही तौर पर सोच रहे हैं गोल्ड प्रिंस। में कभी भी मेरे बिजनेस में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं हुई, सलान ने कहा। आप कह रहे हैं कि गोल्ड प्रिंस के पीछे कोई और है, लेकिन वह एक रेड कार्डिनल है जो संभवतः उसे आदेश दे सकता है। वह आदमी पल के लिए रुका। यह सुप्रीम पोप है। सलान ने कुछ नहीं कहा। उसने जमी हुई मेज की सतह को अपने नाखूनों से खरोच दिया। सुप्रीम पोप ऐसा क्यों करेंगे? शायद उसे एहसास हो गया है कि हम दोनों उसके नियंत्रण से बाहर है। जिन लोगों चीजों में उसने अपना पूरा प्रयास लगाया है वे धीरे धीरे उसकी धमकियां बन गई है, सलान ने शांति से कहा। उसने मुझे सलान नाम दिया जबकि वो उस लड़की को संत बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में लोग मेरे सामने घुटने टेक रहे हैं और राधा ने भी देखा है कि वह उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम पोप ने कभी भी इजिशा के वापस जीवित होने की उम्मीद नहीं की होगी। इजिशा हमेशा पीछे की ओरियल बनना पसंद करती है, लेकिन यह इस तरह से बेहतर है। मैं उसे अपनी अंतिम डिश के रूप में छोड़ दूंगी। सुप्रीम पोप के बारे में क्या? अगर वह आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी? मेरे पास अब दोनों कार्डिनल ब्लड स्टोन्स है। ब्लड स्टोन्स का कॉन्ट्रैक्ट अब मुझे कोई खतरा नहीं देता। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही मेरे प्रति सद्भावना व्यक्त करेंगे और मुझे बताएंगे कि वह 7 रेड कार्डिनल में से मुझसे सबसे अधिक संतुष्ट है। यह संकेत देता है कि वह मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, सलान ने कहा। सुप्रीम पोप एक उत्तराधिकारी की तलाश में है। उसे लगता है कि वह 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं। भले ही वह ताबूत में लेटा हो, फिर भी वह अपने सुप्रीम क्वांटम ब्लड स्टोन्स को पकड़े रहेगा। वह कभी उत्तराधिकारी की तलाश नहीं करेगा। वह उन सभी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए खतरा है, सलान ने कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वह लंबे समय से सर्वोच्च पादरी हैं, लेकिन अपने पिछले उपलब्धियों के दम पर जीते रहे हैं। दुर्भाग्य से लोग काफी भुलक्कड़ होते हैं। वे हमेशा अतीत को भूल जाते हैं, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों ना रहा हो, सलान ने शांति से जवाब दिया। यदि हम सुप्रीम पोप को हटाने की सोच रहे हैं तो हमें सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए। वह जल्द ही अपने फटे हुए पैर को प्रकट करेगा। सलान बेहद धैर्यवान लग रही थी। वैसे हाल ही में संत ने सार्वजनिक रूप से तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की घोषणा की है। उसने तुम्हें भी गिराने की कसम खाई है।
अंधेरे में छिपे आदमी ने कहा। मैं इसकी राह देख रही हूं। आपने मुझे अंधेरे में उसकी सुरक्षा करने के लिए कहा है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई और मुझसे बेहतर काम कर रहा है, आदमी ने कहा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वह जीवित है या नहीं। मैं बस यह सुनिश्चित करने का अपना वादा निभा रही हूं कि वह 20 साल की उम्र तक जीवित रह सके। शायद अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी, सलान ने जवाब दिया। मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैं खुद ही यह काम कर लूंगी, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। वह अभी इजिशा की राह में रोड़ा बनकर अपनी भूमिका निभा सकती है। डीमन एलिमेंट वाले बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? हमें मौका मिलते ही उसे खत्म कर देना चाहिए। वो एक आपदा है। यह सोचना कि कोई ऐसा आदमी है जिसके खिलाफ योजना बनाने में मालिक को परेशानी हो रही है। टिप्पणी सुनकर सलान चौंक गया। क्या वो हमेशा से ही सभी के जीवन पर नियंत्रण नहीं रखती थी? वह केवल उन्हीं को जीने देती थी जो उसके लिए काम के योग्य होते थे। शायद ऐसे इसलिए था क्योंकि उसके पास आदर्श को मारने के हजारों तरीके थे, लेकिन वह आदमी अंततः उसके लिए कांटा बन गया जिसे वह मारना चाहती थी। और समय बीतने के साथ यह भावना और भी मजबूत होगी। वह बेहद तेजी से ताकतवर होता जा रहा है। ताकतवर, इतना भयानक कि मैं यह भी नहीं बता सकती कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो वह कितना ताकतवर होगा। हमें जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना होगा, सलान ने कहा। तुम सही हो। हमें उसे सुपर मैजिशियन बनने से पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए, आदमी ने सहमति जताई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।